ये है मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, जो पिछले 25 साल से माओवादियों के सबसे बड़े संगठन सीपीआई माओवादी का महासचिव था। लेकिन शीर्ष स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए नक्सली संगठन में नबल्ला केशव राव उर्फ बसव राजू को कमान सौंपा गया है। इस फैसले के पीछे गणपति की खराब सेहत को वजह बताई जा रही है। हालांकि पिछले साल भर से बसव राजू को महासचिव बनाने की अटकलें चल रही थी, मगर अब सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बसव राजू को महासचिव बनाए जाने के बाद माओवादी हमले बढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेटा गांव के रहने वाले बसव राजू पिछले 27 सालों से माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। 18 सालों से पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पर सक्रिय रहने के अलावा पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रभारी के तौर पर भी उसने काम किया है। वारंगल से इंजीनियरिंग में स्नातक बसव राजू को 1980 में एक बार छात्र संगठनों के झगड़े में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से बसव राजू भूमिगत है और आज 63 साल के बसव राजू की कोई ताजा तस्वीर पुलिस के पास भी नहीं है। बसव राजू पर अलग अलग राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा संगठनों ने 1.57 करोड़ का इनाम रखा है। उधर मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को जून 1992 में भाकपा माले पीपल्स वार का महासचिव बनाया गया। फिर 1995 में अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन में गणपति दोबारा महासचिव बना। 2001 में पार्टी की 9वीं कांग्रेस में भी गणपति को महासचिव बनाया गया। फिर 2004 में सीपीआई माओवादी में भी गणपति को महासचिव पद पर बनाए रखा गया। 71 साल के गणपति पर अलग अलग मामलों में लगभग 2.52 करोड़ रुपयों का इनाम रखा गया था। लेकिन माओवादियों की एक कांग्रेस के दौरान ली गई तस्वीर के अलावा पुलिस के पास गणपति का कोई सुराग कभी नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है, उससे माओवादी घबराए हुए हैं। यही वजह है कि माओवादियों की सैन्य बल के प्रमुख बसव राजू को महासचिव बनाकर लगातार कमजोर हो रहे संगठन को मजबूत बताने की ये कोशिश भी है। हालांकि नक्सल ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी का कहना है कि इससे नक्सल अभियान में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और उसी आक्रामकता से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो नक्सली संगठन की बसव राजू को जो कमान सौंपी गई है, उसके क्या मायने हैं और किस तरीके से ये रणनीति काम करेगी नक्सलियों के आने वाले समय में, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ होंगे राजेश मिश्रा और बस्तर से जगदलपुर से हमारे साथ में है नरेश मिश्रा। सबसे पहले नरेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बदलाव है, क्या समझा जाए इसको, क्या मायने इसके हम निकाले जाए, क्या कहीं पर विफलता समझी जाए या केवल तबीयत ही एक बहाना है? देखिए, लंबे समय से उम्र तो एक वजह थी और पिछले 3 सालों से ये लगातार संगठन के भीतर भी इस तरह की बात चल रही थी कि गणपति की बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जो माओवादियों की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक भूमिगत संगठन की तरह वो काम करता है और उसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो सैन्य लड़ाकों का दस्ता होता है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन बटालियन से लेकर नीचे तक के जो संगठन है, इनमें समन्वय के लिए महासचिव की भूमिका को बेहद आवश्यक समझा जा रहा था। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से फोर्सेज आक्रामक हुई हैं, तकरीबन 40 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से माओवादियों का कमोबेश सफाया माना जाता है सैन्य संगठन का, तो ये एक चीज की परेशानी लगातार महसूस हो रही थी। और पिछले 3 महीने पहले ये प्रस्ताव पोलित ब्यूरो में आया था माओवादियों के कि जो गणपति हैं उनकी जगह पर किसी और को ये कमान दी जा सकती है, और इसका इंटेलिजेंस को भी इस बात की भनक थी कहीं ना कहीं कि ये बदलाव हो सकता है। और उसके बाद ये आखिरकार आधिकारिक तौर पे माओवादियों ने इस बात की पत्र जारी कर पुष्टि की है कि गणपति की जगह अब नया चेहरा बसव राव होंगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। और बसव राव को जो कमान देने की जहां तक ज्योति आपने बात की कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, वो ये फर्क है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का लीडर होने के नाते, प्रमुख होने के नाते, ये इंडिकेट करने के लिए काफी है कि जिन नए इलाकों में माओवादियों की ताकत बढ़ानी होगी,
या सैन्य दस्ते तैयार करने होंगे, उनको लेकर आने वाले दिनों में जो माओवादी संगठन है वो ज़्यादा सक्रियता से काम करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी जानकार व्यक्ति माना जाता है और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कनेक्शन है, खासतौर पे सैन्य ज़रूरतों के साजो सामान उपलब्ध कराने के लिए संगठन के लिए, उसमें भी ये काफ़ी महारत रखता है। फिर वो आईडी तैयार करना हो, जो इम्प्रूव अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव डिवाइसेस रेडी करने हो, जो तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड होने की वजह से ये एक जो ताकत है, ज़मीनी ताकत है, वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी और विशेष तौर पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में इसका लगातार सक्रियता रहा है। छत्तीसगढ़ भी रहा है इसके सेंटर में, लेकिन इन नए इलाकों में, जिन इलाकों में इनकी ताकत कम है, वहां पर ये ताकत बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल नरेश, थोड़ा सा और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, उससे पहले हम राजेश मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। नक्सल ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी का कहना है, राजेश जी, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि बसवराजू के आने के बाद आक्रामकता बढ़ेगी, हो सकता है कि स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो सकती है। ऐसे में उनका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आक्रामकता के साथ नक्सली ऑपरेशन जारी रहेंगे, सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। जी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से नक्सल पिछले दिनों कुछ महीने की बात करें, 6-7-8 महीने की बात करें, तो अगर हम देखें तो नक्सली जो है बैकफुट पे रहे हैं और उससे ये माना जा रहा है, उसकी वजह ये मानी जा रही है कि फोर्स और पुलिस की जो रणनीति वो ज्यादा कामयाब दिख रही है। नक्सली मारे जा रहे हैं, ऑपरेशन 1, 2, 3, 4 तक चलाया गया और अभी जो फिलहाल जो पिछले कुछ दिनों चलाया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन प्रहार 4, उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस को काफी सफलता मिली और 9 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया गया। तो यह माना जा रहा है था कि नक्सली बैकफुट में, और यही वजह है कि नक्सलियों ने भी अपनी रणनीति पर परिवर्तन किया और पूरा जो प्रभार जो है वो बसवराजू को दे दिया गया है। पैसा खर्ची बसवराजू जो है वो सैन्य लड़ाकू तैयार करने के लिए माहिर माने जाते हैं, उनमें आक्रामकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा था, लगातार जो दबाव बढ़ रहा था नक्सलियों पर, उसको दूर करने के लिए बसवराजू को कमान सौंपी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आक्रामकता बढ़ेगी और जो लड़ाके नक्सलियों के कम हो रहे हैं उसकी संख्या में इजाफा हो सकता है, नए लड़ाके तैयार कर सकते हैं। बसवराजू इसमें माहिर है। मगर जब इस संबंध में हम बस्तर के आईजी विवेकानंद सिन्हा से बातचीत किए, यहाँ पे नक्सल ऑपरेशन डीजी से जब हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल नक्सल ऑपरेशन बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए जिस तरह से गणपति है उसी तरह से बसवराजू भी है, उनकी आक्रामकता जारी रहेगी, उनके ऑपरेशन जारी रहेंगे और ऑपरेशन प्रहार का जो क्रम है वो आगे भी जारी रहेगा। एक तरफ अफसर इस बात को तो जरूर बोल रहे हैं कि बसवराजू के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिस तरह से अगर हम इतिहास देखें, बसवराजू के काम करने का तरीका देखें, तो उससे यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नक्सलियों की आक्रामकता बढ़ेगी, जिस उद्देश्य से बसवराजू को यहाँ पर इस पोस्ट पर बैठाया गया है। नरेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, नक्सलियों के जब शीर्ष स्तर पर बदलाव किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बैकफुट पर हैं और पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन करके उनके इरादों को विफल कर रहे हैं। ऐसे में ये नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इनकी जो रणनीति है, अब क्या इनको देखते हुए हमें अपने सुरक्षा बलों के लिहाज से भी अपनी रणनीति को क्या कुछ बदलना पड़ेगा, क्या अपडेट करने की जरूरत होती है? क्योंकि जब कोई शीर्ष स्तर पर बदलाव होता है तो उनके कार्य करने का तरीका भी बदलता है और ये जोखिम भरा भी हो सकता है। जी हाँ, देखिए, लेकिन अगर आप गौर करें तो पिछले 10 सालों में जो छत्तीसगढ़ फोर्स सहित पूरे केंद्र ने इस समस्या को जिस तरह से लिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में अंतर आया है और बदलती स्ट्रेटजी के साथ साथ पुलिस का मनोबल भी बढ़ा है, उनका जो नेटवर्क है नक्सल क्षेत्रों में वो बढ़ा है और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट गतिविधियाँ हैं उसने भी कमोबेश काफ़ी ज़्यादा जो नए इलाके हैं उसमें पकड़ बढ़ाई है और अभी पिछले साल ही 40 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको नक्सल मुक्त मान लिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये बताता है कि सरकार की ताकत बढ़ी है और जिस तरह से पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है, यूनिफाइड कमांड बना दी गई है और नक्सलियों को पूर्ण रूप से खात्मे के लिए ऑपरेशन तैयार किए जा रहे हैं, मिशन मोड में तैयार किए जा रहे हैं, तो ताकत पुलिस की पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और निश्चित तौर पर जो माओवादियों के बैकफुट पे होने की बात की जा रही है उसकी वजह भी यही है कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से ये माओवादियों के जो ऊपरी लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई और सिलसिलेवार जो पिछले कुछ सालों में बड़े नेता मारे गए, माओवादी नक्सल कमांडर जो बड़े नेता मारे गए, उसके बाद से माओवादी संगठन में टॉप लीडरशिप की क्राइसिस थी और इस बदलाव के साथ एक नई लीडरशिप तैयार करने की भी कोशिश की जाएगी। ये एक संकेत तो निश्चित तौर पर मिलते हैं, पर पुलिस को भी अपनी इंटेलिजेंस और गुरिल्ला वार की जो टेक्निक्स हैं, जिस तरह से सेंट्रल और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन है, उसको लेकर पूरा भरोसा है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस वार को लेकर पुलिस भी काफी मुस्तैद है। बिल्कुल। राजेश, आपसे
मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, लाल आतंक का ये जो नया चेहरा इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके बाद में सूचना तंत्र की मजबूती कितनी मायने रखेगी? क्योंकि ग्रामीणों को अपने विश्वास में लेकर आना क्या प्रमुखता होगी, या कुछ ऐसी नई स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि हमें तैयार करनी पड़ेगी, जहां पर कई बार ये देखा जाता है कि सूचना तंत्र हमारा फेल होता है और नक्सली एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं? स्थिति को देखते हुए अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, अपने जो शीर्ष के पदाधिकारी उनमें परिवर्तन किया है, ऐसे लोगों को अपने शीर्ष में बैठाया है बसव राजू को, जो आक्रामकता के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये पुलिस के अधिकारी भले इस बात को माने नहीं माने, छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी इस बात को माने नहीं माने, मगर ये बात सही है कि ये जो परिवर्तन है आने वाले दिनों में नक्सलियों की आक्रामकता को और बढ़ाएगा और उनके लिए चुनौती का विषय होगा। रही बात इंटेलिजेंस की, तो बिल्कुल सोचने की बात है कि गणपति जो 25 साल तक नक्सली कमांडर रहा है, उसकी कोई लेटेस्ट फोटो छत्तीसगढ़ पुलिस के पास नहीं है, उसका कोई लोकेशन छत्तीसगढ़ पुलिस के पास में नहीं है। इसी तरह जो बसव राजू है उसकी भी फोटो बताई जा रही है, कॉलेज के समान जमाने की जो फोटो है वो उसके पास में, लेटेस्ट फोटो उसके पास भी नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जो मुखबिरी है वो बढ़ाना चाहिए, अपना जो नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं वो उसको सक्रिय करने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरह से नक्सलियों ने अपनी रणनीति चेंज की है वो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। भले अधिकारी इस बात को माने ना माने कि बसव राजू के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिस तरह से इतिहास है, जिस तरह से पिछला अगर रिकॉर्ड देखें, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। और जिस तरह से प्रहार 4 में नक्सलियों 8-9 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो नक्सली इन सब का बदला लेने की भी तैयारी में है। तो आने वाले जो कुछ 1 साल है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं, उसको फिलहाल कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए आपका। नरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमें विस्तार से देने के लिए।